वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 57 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। तो यार 21 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और इस टेस्ट में हम कवर करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। स्टेटमेंट के साथ है, अपना भी सोच के रखना कि आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा। प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का आंसर करो तो रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदरगढ़ आदि स्थानों से प्राप्त स्तंभों पर मौर्य सम्राट अशोक की 1 से 6 राजज्ञाएं उत्कीर्ण हैं। ये स्थान जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? कहाँ स्थित है रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़? इम्पोर्टेंट है। मौर्य सम्राट अशोक की 1 से 6 राजज्ञाएं उत्कीर्ण हैं, यानी अशोक के बारे में जानकारी देते हैं। ये कहाँ? ये उत्तराखंड के देहरादून में नहीं है, मध्य प्रदेश के सांची में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी नहीं है, फिर बिहार के चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ जो है बिहार के चंपारण में स्थित हैं। इन स्थानों से प्राप्त स्तंभों पर अशोक की 1 से 6 राजज्ञाएं उत्कीर्ण हैं। बिहार में एक स्तंभ और है वैशाली में, ठीक है, वो भी प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें जो है अशोक की राजज्ञा उत्कीर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता या सैंदव सभ्यता से रिलेटेड कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। पहला है सड़कों का समकोणिक कटाव व अधिक चौड़ा होना, उन्नत निकास प्रणाली, स्नान घरों का निर्माण, इमारती लकड़ी का प्रयोग करते थे क्या सैंदव सभ्यता वाले? देखिए सड़कें जो हैं ग्रिड पैटर्न पर बनी थी, मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये तो है। स्नानागार भी थे, मोहनजोदड़ो से मिला सबसे बड़ा स्नानागार। उन्नत निकास प्रणाली भी है, जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी इन लोगों की, उस समय की 5,000 साल पुरानी व्यवस्था है तब भी। इमारती लकड़ी का प्रयोग करते थे, बिल्कुल। 1 2 3 4 उपरोक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता या सैंदव सभ्यता का जो है नगर नियोजन जो है बहुत उन्नत था और यहाँ की सड़कें जो थी वो चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और आधुनिक वास्तुकला में इसे बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। देखिए शहरों में निकास प्रणाली को अत्यंत कुशलता एवं दूरदर्शिता के साथ जो है बनाया गया था। और टोडेदार मेहराब और स्नान घर जो थे, स्नान घर या स्नानागार जो है उनके निर्माण में हड़प्पावासी काफ़ी दक्ष थे। सिंधु सभ्यता में शिल्पकला और वास्तुकला में मिट्टी, बांस, इमारती लकड़ी, घास फूस, छप्पर जैसी नासवान वस्तुओं का प्रयोग होता था। अब चूँकि मिट्टी है, पानी आएगा, बाढ़ आएगा, ढह जाएगी। इमारती लकड़ी आग से जल जाएगी, बांस जल जाएंगे, घास फूस छप्पर आग पकड़ लेते हैं। तो ये सब नासवान वस्तु थी जिनका ये लोग प्रयोग करते थे। लोहे का ज्ञान ही नहीं था, ठीक है, लोहे का ज्ञान ही नहीं था, वरना लोहे का कुछ बना देते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे चलकर मार नहीं झेल पाई समय की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम शासक बना। देखिए पल्लव वंश का शासक सिंह विष्णु तो था, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, लेकिन इसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम शासक बना, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम शासक बना। ठीक है, तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट, केवल पहला सही है। ये सब पता होना चाहिए आपको। तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु और इसके बाद महेंद्र वर्मन शासक बना। महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो यानी सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम हो गया, प्रथम लगा सकते हैं इसको, क्योंकि महेंद्र वर्मन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद है। फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद कौन है? राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूटों को चोलों से हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में चोलों का नेतृत्व परातंग प्रथम ने किया था। अगर देखिए चोल राष्ट्रकूट से हार गए तो दूसरा स्टेटमेंट क्यों पूछा गया कि इस युद्ध में चोलों का नेतृत्व परातंग प्रथम ने किया था? इससे ये नहीं लग रहा कि चोल जीते हैं राष्ट्रकूट हारे हैं? बिल्कुल। तो तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूटों को चोलों से हार का सामना करना नहीं पड़ा था, बल्कि
चोल हारे थे और राष्ट्रकूट जीते थे। उल्टा होगा, गलत है पहला स्टेटमेंट। इस युद्ध में चोलों का नेतृत्व परातंग प्रथम ने किया था। ठीक है, ये करेक्ट है दूसरा वाला। तो परातंग प्रथम ने किया लेकिन जीत नहीं पाया वो, तो दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण किया और 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट और चोलों के मध्य तकोल्लम का युद्ध हुआ, जिसमें चोल हार गए, चोल पराजित हो गए। इस युद्ध में चोलों का नेतृत्व किसने किया था, परातंग प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ऐहोल अभिलेख बादामी के प्रतापी राजा का नाम क्या, पुलकेशन द्वितीय के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा, ऐहोल अभिलेख। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हमें इसी ऐहोल अभिलेख में मिलता है क्या। बताइए, एज ए एग्जामिनर उल्टा फुल्टा कर सकता है क्या, ऊपर बिल्कुल कर सकता है, पुलकेशन द्वितीय की जगह प्रथम कर सकता है, कवि कालिदास जी की जगह बाण भट्ट कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता। फिलहाल दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो ऐहोल अभिलेख बादामी के प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस लेख की भाषा कौन सी है, संस्कृत है, और इसे रवि कीर्ति ने लिखा है। ऐहोल प्रशस्ति के अंत में रवि कीर्ति ने दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया। इस प्रकार कालिदास के नाम का उल्लेख हमें इस अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के साथ दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। इतिहास में पृथ्वीराज द्वितीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। 1191 में पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का विश्व युद्ध कहाँ से हो गया, प्रथम युद्ध हुआ था और इसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ था। देखिए, पहली बात तो इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय को, न कि द्वितीय को, पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, तो गलत हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तो हुआ था, लेकिन इसमें पराजित मोहम्मद गौरी हुआ था। जो 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। तो दोनों के दोनों ब्लंडर मिस्टेक के साथ डी एस का आंसर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय को, किसको, पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। 1191 में युद्ध हुआ, 1192 में दूसरा युद्ध हुआ। कौन सा, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। 1191 में जो युद्ध हुआ पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी परास्त हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें ये एक निर्णायक युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें उल्टा हो गया। इसमें मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। ठीक है, और न केवल पराजित किया, उनको मौत के घाट उतार दिया। और इस युद्ध के बाद से ही तुर्की साम्राज्य की स्थापना भारत में हो गई। कालानुक्रम से जाने के लिए आ सकता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत वंश अग्निकुल से संबंधित नहीं है। प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौर, एक और है चालुक्य। प्रतिहार है, परमार है, चौहान है, राठौर नहीं है। तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि का नाम है चंद्रबरदाई सहित अनेक लेखकों ने अग्निकुंड का मिथ्या जो है वो प्रस्तुत किया है। ये कहानी कहती है कि इस कहानी के अनुसार आबू पर्वत पर विश्वामित्र, गौतम, अगस्त मुनि आदि ने यज्ञों की दैत्यों से सुरक्षा के लिए वशिष्ठ मुनि ने प्रतिहार, चालुक्य, परमार और अंत में चौहान को अग्निकुंड से उत्पन्न किया। तो किताबों का मिथक है ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय स्थापत्य कला में मंदिरों की 3 शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, तीनों शैलियों के नाम तो आ गए यहाँ पर, लेकिन कह क्या रहा है ये स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर भारत में हिमालय से
उत्तर भारत में चलोगे तो हिमालय से विंध्य तक नागर शैली प्रचलित थी, और थोड़ा नीचे आओगे तो विंध्य से कृष्णा नदी तक वेसर शैली का प्रसार हुआ। थोड़ा और नीचे आओगे, कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली का विकास हुआ। तो बिल्कुल ऐसी तो है, करेक्ट है, उल्टा पुल्टा तो कुछ है नहीं, बिल्कुल सही क्रम है 1 2 3 डी। तो उपरोक्त तीनों के तीनों सत्य हैं। भारतीय स्थापत्य कला में मंदिरों की 3 शैलियां हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। गुप्त काल का जो दशावतार मंदिर है वो नागर शैली का प्रारंभिक उदाहरण है। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो वेसर शैली का उदाहरण है, और ग्वालियर का तेली मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत में सुसंगठित व्यापारिक श्रेणियां थी? दक्षिण भारत में सुसंगठित व्यापारिक श्रेणियां कौन कौन सी हैं इसमें? मणिग्रामम, नानादेशी और अंजुवर्णम। नानादेशी तो है और केवल 2 भी है यहाँ पर, लेकिन मणिग्रामम भी है और अंजुवर्णम भी है। तो 1 2 3 डी। तो देखिए, उत्तर भारत के समान जो है दक्षिण भारत में भी सुसंगठित व्यापारिक श्रेणियां थी। ठीक है, उत्तर भारत के समान दक्षिण भारत में भी सुसंगठित व्यापारिक श्रेणियां थी, जिनमें मणिग्रामम, नानादेशी, अंजुवर्णम और वीर वंजोस आदि जो है प्रसिद्ध श्रेणियां थी। देखिए, श्रेणियां जो थीं ये वस्तु के उत्पादन में, व्यापार में, सूद यानी ब्याज आदि नियमों का निर्धारण भी करती थी। ये जो श्रेणी थी वो सार्वजनिक, ग्रामीण संस्था यानी सभा और उर में भूमिदान आदि कृत्यों के लिए धन जमा करती थी। इससे ज्ञात होता है कि ग्राम सभाएं एक प्रकार के बैंक तथा सार्वजनिक न्यासी यानी ट्रस्ट का कार्य भी करती थी। ये श्रेणियाँ इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है इनसे। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, ये क्या कहता है प्रश्न? तमिल समाज की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तमिल समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। समाज में पर्दा प्रथा नहीं था, किंतु सती प्रथा का प्रचलन था। बहु विवाह का प्रचलन था। तो तमिल साम्राज्य में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए, तमिल समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था, गलत है पहला स्टेटमेंट। समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित थी, किंतु सती प्रथा का उल्लेख भी इसमें मिलता है। उल्टा बोल दिया है। समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी, किंतु सती प्रथा का उल्लेख जो है वो मिलता है। सही है क्या? अरे सही है क्या? सही है। बहु विवाह का प्रचलन था क्या तमिल समाज में? चलिए, ये भी था। तो तीसरा और दूसरा हो गया करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला गलत है, क्योंकि तमिल समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, उच्च स्थान प्राप्त है इसलिए तो समाज में पर्दा प्रथा नहीं है, लेकिन उच्च स्थान प्राप्त है तब भी सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ का उल्लेख मिल रहा है। तो पहला वाला असत्य हो गया, दूसरा तीसरा सत्य हो गया। तमिल समाज में स्त्रियों को उच्च सामाजिक स्थान प्राप्त था। समाज में पर्दा प्रथा नहीं था, किंतु सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सजातीय विवाह की अनुमति थी। अंतरजातीय विवाह के कारण अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे। समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी, किंतु सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। 2 बार हो गया क्या? चलिए कोई नहीं, करेक्ट है फिलहाल। स्त्रियों को केवल संपत्ति का ही अधिकार नहीं, वरन प्रशासन में भी उन्हें कई उच्च पद जो है वो प्राप्त होते थे, और बहु विवाह का प्रचलन था। तो 10 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। धन्यवाद। हर दिन पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें।